Hello student, welcome to my channel and today we will study class 9th history book. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये टेक्स्ट बुक जो है क्लास 9th की है. सो लेट्स स्टडी. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे ये सेक्शन 1 में क्या दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 9th की हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं एंड जो हमारी क्लास 9th की हिस्ट्री बुक है हम उसका फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख ले कि ये सेक्शन 1 में दिया क्या है. तो लेट्स स्टडी सेक्शन 1. सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1, इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. ये इवेंट्स एंड प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है. तो चलिए, इस सेक्शन में हम कुछ इवेंट्स एंड प्रोसेसेस को पढ़ेंगे. मीन्स क्या क्या घटनाएं हुई, उनका क्या प्रोसेस था, उस सोसाइटी और वर्ल्ड पे क्या इन इवेंट्स इन प्रोसेसेस से इम्पैक्ट पड़े, वो हम पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. इस सेक्शन फर्स्ट में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन एंड द रेज ऑफ नाजिम का हिस्ट्री पढ़ेंगे. तो पहले चलिए हम रीडिंग लगाते हैं. In section first, you will read about the French Revolution, the Russian Revolution, and the rise of Nazism in different way. All these events were important in the making of the modern world. वही सेम चीज़ जो मैंने बताया, जो हम इस सेक्शंस में जो है वो 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड द रेज ऑफ नाजिम. इनकी हिस्ट्री क्या थे, इनकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, कौन से इवेंट्स हुए, कौन से प्रोसेसेस हुए, जिससे कौन से ऐसे क्या क्या हुई जिसकी वजह से जो मॉडर्न वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन रेवोल्यूशंस की वजह से, इन जो इवेंट्स इन प्रोसेस की वजह से क्या मॉडर्न वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा, ये क्यों मॉडर्न वर्ल्ड के मेकिंग में इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं. ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, क्या वजह थी इन रेवोल्यूशन की होने की, मॉडर्न वर्ल्ड पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, कौन कौन से वार हुए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. एंड ये भी पढ़ेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड बनने में इस रेवोल्यूशन या इवेंट्स का क्या रोल था. तो पहले हम सेक्शन 1 का जो चैप्टर 1 है उसका पढ़ते हैं, कि उसके कुछ छोटे से थॉट्स में पढ़ते हैं कि उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है. तो चलिए रीडिंग लगाते हैं. चैप्टर फर्स्ट आप देख रहे हो, मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है. देखो यहाँ जो ये चैप्टर लिखा है ना, यहाँ मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है. ओके, चैप्टर 1 इज वन ऑफ द Chapter 1 is on the French Revolution. Today we often take the idea of liberty, freedom and equality for granted, but we need to remind ourselves that these ideas also have a history. By looking at the French Revolution, you will read a small part of the history. The French Revolution led to the end of monarchy in France. A society based on privilege gave way to a new system of governance. The declaration of the right of man during the revolution announced the coming of new time. The idea that all individuals had a right and could claim equality became part of a new language of politics. This notion of equality and freedom emerged as the central idea of new age. Okay, नोटेशन मीन्स क्या होता है एंड प्रिविलेज मीन्स क्या होता है. जो यहाँ पे वर्ड है नोटेशन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है. तो इस वर्ड का मतलब होता है विचार, समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड, एंड आइडिया. एक आइडिया को क्या बोलेंगे, नोटेशन, ठीक है. तो आप इसका मतलब लिख लेना. Okay, notation of equality, freedom emerged as a central idea of new age, but in different countries they were reinterpreted and rethought in many different words. अब यहाँ पे जो ये वर्ड है
री इंटरप्रिटेड एंड रीथॉट, इनके मतलब क्या होते हैं? तो जो री इंटरप्रिटेड होता है उसका मतलब होता है फिर से सोचना, मतलब अगेन थिंक या सोचना। और रीथॉट का मतलब होता है एक नया माध्यम या फिर से सोचने को भी कहते हैं। बट रीप्रिंटेड मीन्स फिर से समझना, रीप्रिंटेड मीन्स फिर से समझना, एंड रीथॉट मीन्स फिर से सोचना। ओके, तो आप इनके मीनिंग्स को लर्न कर लेना। ये काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं, तो ये बहुत ही न्यू वर्ड्स लर्न करने से हमारे माइंड में न्यू न्यू वर्ड्स का कलेक्शन होता है। तो आप इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग याद कर लेना। इन डिफरेंट वेज द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन इंडिया एंड चाइना एंड अफ्रीका and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. So ये innovative मतलब जो नए नए आइडियाज़ का जो इनोवेट करते हैं ना, उन्हें इनोवेटिव कहते हैं। आप ये वर्ड है ना, ये जो इसके इसको भी लर्न कर लेना। इनोवेटिव मीन्स न्यू न्यू आइडियाज़ को लाना, उसे बोलते हैं इनोवेटिव्स। ठीक है, तो हमने ये रीडिंग लगा ली, अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। ठीक है, चैप्टर 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। आज के टाइम में जो हम आइडियाज़ हैं लाइक लिबर्टी, फ्रेंच एंड इक्वालिटी, सोसाइटी को जो हम इन वर्ड्स, सोसाइटी में जो हम इन वर्ड्स को सुनते हैं या फिर कहते हैं, हमें लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, या जो हमें इक्वालिटी, लिबर्टी या फ्रीडम जो मिली है, इक्वालिटी, फ्रीडम, इटीसी, इसका भी कोई ना कोई हिस्ट्री होगा, कहीं ना कहीं से ये आइडियाज़ आए होंगे, इसका भी, इनके भी कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हुई होगी। तो इनमें इन्हीं चीज़ों का इसी चीज़ों को हमको पढ़ना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए हम जो ये वर्ड्स हैं इसके इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी कि कैसे इन वर्ड्स को आज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है, या फिर हमें इक्वालिटी या राइट्स मिली है। तो ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशंस के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में से मोनार्की को ख़त्म कर देता है। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है ना, तो जो पहले का जो टाइम था, वहाँ पहले के टाइम जो था मोनार्की था। जो मोनार्की क्या होता है, जो ये वर्ड है, ये जो वर्ड है मोनार्की, ये मोनार्ची का मतलब क्या होता है? मोनार्की का मतलब होता है सिंपल सा कि जो राजा लोग जो होते थे वो रूल करते थे, तो उसे क्या बोलते थे? मोनार्की। मतलब जो किंग रूल करेगा, फिर किंग के बाद उसका सन, उसके किंग के सन किंग बनेगा, फिर देन उसके सन का देन, लाइक आपने देखा होगा अकबर, बाबर, ऐसे बाबर, अकबर, सॉरी नॉट दिस, जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले बाबर किंग था, फिर उसका बेटा हुमायूं बना, देन उसका अकबर, फिर अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ। तो ऐसे करते करते, तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड थी, मतलब फैमिली के लोग ही बनते थे। जो किंग है, जिस किंग से रिलेटेड है, वही आपको कंट्रोल कर सकता था पूरे कंट्री को, या फिर, तो इसे ही मोनार्की कहते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो जो मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में, वो क्या हुआ? ख़त्म हो गई। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ विशेषाधिकार वाली सोसाइटी थी, मीन्स प्रिविलेज वाली सोसाइटी, प्रिविलेज मीन्स, जो प्रिविलेज वर्ड है आप देख रहे हो कि जो ये प्रिविलेज वर्ड है, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, जिन्हें एक विशेष तरीके का अधिकार मिला हो उसे बोलते हैं विशेषाधिकार। तो जो एक प्रिविलेज वाली सोसाइटी थी, वहाँ एक न्यू गवर्नेंस वाली सिस्टम या न्यू गवर्नेंस वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। एक ये न्यू आइडिया था, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। जब जब द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, जब मेंस को राइट मिले रेवोल्यूशन के द्वारा, तो एक न्यू टाइम का इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की आई, तो मोनार्की में जब मोनार्की जो है ख़त्म हुई, तो मोनार्की ख़त्म हुई तो एक गवर्नेंस सिस्टम आया। तो गवर्नेंस सिस्टम में कुछ मेंस को राइट मिले, लाइक वोट देने का, या फिर जो भी चीज़ों के इन जो राइट्स मिले, ये एक न्यू आइडिया था मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी और फ्रांस के लिए भी। एक न्यू टाइम इंट्रोड्यूस हुआ या आया कि सबको राइट
कुछ मिले और मोनार्की नहीं गवर्नेंस सिस्टम आया। सबको इक्वालिटी एंड राइट्स मिले, ये न्यू आइडिया पॉलिटिक्स की भाषा बने। जो आइडिया था इक्वालिटी एंड फ्रीडम का, एक सेंट्रल आइडिया था न्यू एज का। बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में फिर से समझने और नया सोचने का तरीका दिया। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। जो एंटी कॉलोनियल, जैसे ब्रिटिश जो थे वो हम पे कंट्रोल करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो अपना कॉलोनी बनाया था, जैसे कि वो हम पे राज करते थे, तो वो तो हम उनके क्या हो जाते थे, कॉलोनी थे, तो हमारी जो कंट्री थी उनकी कॉलोनी थी, तो इसके लिए बोलेंगे कि एंटी कॉलोनी। तो हमने भी जो इंडिया था, चाइना था, अफ्रीका था एंड साउथ अमेरिका था, ये भी क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। एक न्यू इनोवेटिव आइडिया आया, बट इन आइडियाज़ को, प्रोसेस को वैलिडिटी सिर्फ 18th सेंचुरी में ही मिलती है। मतलब इन सब जगहों से भी हम इक्वालिटी एंड फ्रीडम के आइडिया को देखेंगे या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आइडिया मिलते हैं, बट रियल जो स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस से ही शुरू होता है। तो इस सेक्शन में जो चैप्टर 1 है, हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे फ्रांस में स्टार्ट होती है नेशनलिज्म, या फिर कैसे मोनार्की से गवर्नमेंट सिस्टम आता है, कैसे जो सबको वहाँ पे राइट्स मिलते हैं, क्या क्या राइट्स मिलते हैं, कैसे राइट्स होते हैं, और इससे एक मॉडर्न वर्ल्ड पे, आप 18th सेंचुरी से पहले 17th सेंचुरी पे हर वर्ल्ड पे कोई ना कोई राज करता था। मतलब मोनार्की सिस्टम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मोनार्की सिस्टम थी। गवर्नेंस कहीं नहीं था, गवर्नमेंट सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं थे, वोट्स तो बिल्कुल ही नहीं थे। ये तो बिल्कुल ही नहीं था कि हम जो पीपल्स हैं वो वोट्स दे के और हम किंग बनाए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था। बट ऐसे रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसकी स्टार्टिंग जब हुई तो इससे हमें कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। जो न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई वो क्या इंट्रोड्यूस हुई, वही मॉडर्न वर्ल्ड पे फ्रांस से शुरू हुई और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड हुई। और उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या क्या नई नई चीज़ें आई, क्या क्या वॉर्स हुए, क्या हुआ, कितने न्यू न्यू इवेंट्स आए, ये सारी चीज़ें हम फ्रेंच रेवोल्यूशंस में पढ़ेंगे। सो चलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं। So students, let's start class 9th history book, first chapter, the French Revolution. Let's read the book. तो first of all हम reading लगाएंगे, okay? So let's go. The French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he was soon ordered to army to open fire on the citizens. Some 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form a people's military. They broke into number of government buildings in search of arms. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prisoner, the Ballestilla, where they hoped to find a horror ammunition. In the armed fight that followed, the commander of Ballestille was killed and the prisoner released, though there were only 7 of them. Yet Ballestilla was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all who wished to keep souvenir of its destruction. The day that followed saw more rioting both in the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately lead to the execution of the king in France.
Though most people at the time did not anticipate this outcome. However, how and why did this happen? तो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो है वो जो हमारा जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये फर्स्ट पेज है। आप इस पे कुछ इमेजेस देख रहे हैं और कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं। हमने इसकी रीडिंग तो लगा ली है, बट ये क्यों दिया है इसका, ये जो क्यों दिया है, तो ये एक इवेंट्स है जहाँ पे देख रहे हो आप इमेज में देख रहे हो कि एक पैलेस है जो जिसमें से धुएं निकल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आर्म्स लेके खड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, जानने के लिए ये है कि जैसे कि आपने कभी आप हॉल में गए मूवी देखने, तो आप देखते हो कि जो जो मूवी है तो स्टार्टिंग होते ही कुछ सीन दिखाता है, एक छोटा सा 30 सेकेंड का या 1 मिनट का या फिर 15 सेकेंड का, कि जो विलन है वो भाग रहा है और फिर जो हीरो है वो उसके पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। दैन विलन जो है गिर जाता है और बोलता है नो नो डोंट किल मी। तो यहीं पे चीज़ों को रोक के और फिर लिखता है कि 6 महीने पहले, और फिर उसकी शुरू से कहानी को दिखाता है और फिर उस सीन पे जाता है कि ये हुआ तो इस वो सीन क्रिएट हुआ, और देन उस सीन के आगे दिखाता है कि क्या हुआ। तो सेम चीज़ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन भी है। तो ये कुछ एक रेवोल्यूशन का एक कटिंग है या छोटा सा स्टोरी है जिसको पहले दिया है, और इसके पढ़ के हम जानेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था और क्या हुआ कि ये सीन क्रिएट हुआ, और ये सीन क्रिएट होने के बाद जो फ्रांस में क्या क्या हुए। तो सेम चीज़ वही है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ओके, हम जानते हैं कि ये क्या था, तो ये शॉर्ट सा सीन जो है पढ़ते हैं। ओके। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में आतंक का माहौल था। ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग जो है वो अपनी आर्मी या अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि वो पेरिस सिटी में जाए और सिचुएशन को हैंडल करे। बट लोगों के बीच र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। बट र्यूमर्स ये फैल गई कि जो किंग है वो ऑर्डर देने वाला है आर्मी को ओपन फायर करने को सिटीजन्स पे। र्यूमर्स मीन्स अफवाह होती है, तो ये अफवाह पूरे फैल गई। ठीक है। सम 7,000 men and women gather in the front of town hall. जो वहाँ के आम लोग थे, उन्होंने जो जो वहाँ का जो आम लोग थे, मैन एंड वुमेन, वो एक जगह इकट्ठा हुए। जो पेरिस का टाउन हॉल हुआ उसके सामने कुछ 7,000 के लगभग लोग इकट्ठा हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक मिलिट्री फाइंड करेंगे, और दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ और वो अलग अलग ब्रोक हो गया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो लोग कुछ लोग मिलके और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में घुसने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। और क्यों? जो हथियारों के सर्च में, ताकि उनको वहाँ से हथियार मिल जाए। तो ये चीज़ थी। तो ऐसा कुछ इवेंट हुआ था, कुछ ऐसे सीन्स चल रहे थे कि 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने गैदर हुए। अलार्म, बस मतलब पूरा आतंक का माहौल था। किंग ने ऑर्डर दिया कि सारे मिलिट्री सिटी में जाए और चीज़ों को हैंडल करे। लोगों के बीच ये रूमर्स फैल गई कि जो किंग है वो सबको गोली मारने के ऑर्डर देने वाला है। और देन 7,000 लोग मेन एंड वुमेन इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के सामने, एंड वो डिसाइड करते हैं कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल हो, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। एंड देन वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? तो हथियारों के लिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prisoner the Ballestilla. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वर्ड है, देखिए जो वर्ड है बैलेस्तीला। बैलेस्तीला का मतलब क्या होता है? बैलेस्तीला जो था एक पैलेस था, मतलब कि जहाँ कैदियों को रखा जाता था। तो बैलेस्तीला एक पैलेस का नेम है जहाँ प्रिजनर्स को भी रखा जाता था। ठीक है, तो आप इस वर्ड को जान लेना कि बैलेस्तीला एक पैलेस था। अब जो ये वर्ड है स्ट्रोम्ड,
स्ट्रोम्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रोम का मतलब होता है धावा बोल देना, किसी चीज़ पे धावा बोल देना, ठीक है। दे वेर होप टू फाइंड हॉर्डेड एमिनेशन इन, ठीक है। हॉर्डेड एमिनेशन मतलब उनको इकट्ठा करना था गोला बारूद। उनको लगा कि जो बैलेस्तीला पैलेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोला बारूद मिलने की संभावना होगी, वहाँ से इन्हें बहुत इकट्ठा होगा। In the armed fight that followed, the commander of the Ballestilla was killed and prisoner released, though there were only 7 of them. Yet the Ballestilla was hated by all because it stood for the despotic power of the king. यहाँ पे ये जो डेस्पोटिक है वो क्या है? निरंकुश। निरंकुश मतलब अनस्टॉपेबल, जो लगातार, जो निरंकुश का कहेंगे हम डेस्पोटिक, ठीक है। जो ये वर्ड है डेस्पोटिक, इसको हम निरंकुश कहते हैं। इसका मीनिंग होता है निरंकुश, ओके। तो जो लोग थे वो एट द एंड 100 of the people, देखो यहाँ से मैं समझा रही हूँ, फाइनली यहाँ से मैं समझा रही हूँ, एट द एंड ऑफ 100 of the people पेरिस के ईस्ट पार्ट जो था उधर चल पड़े, और जो बैलस्तीला पैलेस था, मतलब बैलस्तीला पैलेस जो पैलेस्टीना किला था उसे तोड़ दिया, जहाँ बहुत ज़्यादा हथियार गोला बारूद मिलने की होप थी लोगों को। हथियार पे कब्जा जमाने के लिए लोगों ने बैलस्तीला पैलेस को, मतलब जो वहाँ पे मुठभेड़ हुई, यहाँ पे जो मेंशन है बैलस्तीला कमांडर को उन्होंने मार भी दिया, और जो प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज़ भी कर दिया, क्योंकि वो जेल था। तो वहाँ के कमांडर जो थे उसको लोगों ने आर्म्स के सर्च में वहाँ पे अटैक किया, और फिर जो वहाँ के कमांडर थे उसे भी मार दिया, और जो प्रिजनर्स थे जो कि सिर्फ स्ट्रेंथ में 7 थे उन्हें रिलीज़ भी कर दिया। येट बैलेस्टीला वॉज हेटेड बाय ऑल, जो बैलेस्टीला था वो लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा हेट किया जाता था, मतलब वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, किसे? बैलेस्टीला पैलेस को, क्योंकि वो किंग के अनस्टॉपेबल पावर का जो सिंबल था, इसलिए बैलेस्टीला पैलेस को लोग बहुत ज़्यादा घृणा की नज़र से देखते थे। हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। द फोर्टेज वॉज डिमोलिश। डिमोलिश मीन्स ध्वस्त करना। ये जो वर्ड है डिमोलिश्ड, सॉरी, ये जो वर्ड है आप देख रहे हो, एक मिनट, ये जो वर्ड है डिमोलिश्ड, ये जो वर्ड है डिमोलिश्ड, ये क्या किया गया? डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना। एंड इट स्टोन फ्रेगमेंट वेयर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप सॉरी ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। ये जो वर्ड है सॉर्वेनर, ये जो चीज़ों को कलेक्ट करने में जो इंटरेस्टेड रहते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो लोग जो पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं उनको बोलते हैं यादगार कह सकते हैं, विश टू कीप, यादें जो होती हैं तो वो उन लोगों को उन चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बैलेस्टीला पैलेस था वो किंग की अनस्टॉपेबल पावर का सिंबल था, इसलिए बैलेस्टीला पैलेस को लोग घृणा की नज़र से देखते थे, और लोग इतना गुस्सा थे कि उन्होंने बैलेस्टीला पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा ढहा दिया गया। उस पैलेस के जो मलबा था कह सकते हैं, या फिर जो वहाँ के जो ईंट लोहे लक्कड़ थे उन्हें मार्केट में बेच दिया गया उन लोगों को जो इन चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं, मतलब जो वहाँ का जो मतलब उन्होंने लोहे की जो छड़ होते हैं या फिर ईंट जो थी या फिर जो भी उसमें जो लोहे के या फिर जो भी स्टील की चीज़ें लगी थी उन सारी चीज़ों को लोगों ने उस पैलेस को डिस्ट्रॉय करके और उस महल को ऐसे डिस्ट्रॉय किया कि उसके एक एक सामान को उन लोगों ने मार्केट में बेच दिया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, करते हैं। द डे डेट फॉलोड सा मोर राइटिंग, ये जो है ना इसका मतलब दंगा होता है। राइटिंग मीन्स दंगा। The days that follow saw more rioting both in the Paris and the countryside. Most people, countryside means जो पेरिस था उसके पूरे कंट्री में, जो उसको बोलेंगे कंट्री साइड, जो गांव के इलाके थे
उनको बोलेंगे कंट्री साइड। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मच लेटर, when historians look back upon this time, they saw it is the beginning of a chain of events that ultimately lead to execution of the king in the France. Though most people and the time did not anticipate this outcome, how and why this happened। जो ये कह रहा है कि जो मार्केट में बेचने के बाद जो बोल रहा है कि इस घटना के बाद पेरिस और पूरे देश में कई और दंगे हुए, संघर्ष हुए। अधिक लोग जो थे या फिर जो लोग थे या फिर जो महिलाएं थी वो पाव रोटी की जो महंगाई जो कीमत बढ़ी हुई थी उससे परेशान थे और वो उसका विरोध कर रहे थे। बाद में जो हिस्टोरियंस ने जब इन चीज़ों को कलेक्ट किया, इन इवेंट्स को कलेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रेवोल्यूशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने इसको बताया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो फ्रांस का किंग था उसको फांसी दे दिए गए। ठीक है, जो बहुत से लोगों की इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोटेस्ट ऐसे में बदल जाएगा। लोगों ने प्रोटेस्ट तो कुछ सिंपल स्टार्ट किया था, बट नहीं पता था कि ये प्रोटेस्ट इतना हिस्टोरिकल हो जाएगा। तो लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि किंग को फांसी भी दे दी जाएगी। तो इसका आउटकम ये निकला कि किंग को फांसी दे दी गई। तो फिर ये जो हमारा जो ये टॉपिक है, इसका कहने का मतलब जैसे ये जो सीन है, तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये सीन क्रिएट हुआ, और इस सीन की वजह से जो ये इवेंट्स है इसके आगे क्या हुआ, आगे ऐसा क्या हुआ जो ये रेवोल्यूशन है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन बनी। तो ये इवेंट है, क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, किस लिए लोग जो थे वो जो सिटी में अलार्म बजा, क्यों सिटी में आतंक था, क्यों कमांडर को ऑर्डर दिया, मतलब क्यों आर्मी को किंग ने ऑर्डर दिया कि आप जाओ सिटी में, लोगों के बीच ये रूमर्स क्यों फैल गई, क्यों लोग इतना अपने किंग को घृणा कर रहे थे, क्या रीज़न था जो ये इवेंट्स हुआ, जो पैलेस को पूरा बैलेस्टिला पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इतना उससे लोगों को क्यों नफरत थी, क्यों एक आम जनता आर्म्स के या गोला बारूद के चक्कर में ढूंढ रही थी, क्यों वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो ये तो हमने छोटा सा सीन देख लिया कि ये कटिंग है, छोटा सा सीन इस इवेंट इस रेवोल्यूशन का। बट ये रेवोल्यूशन एक इसी इवेंट से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और ये इवेंट्स क्यों आया, ये इवेंट क्यों आया, ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो इसका हम पास्ट भी पढ़ेंगे एंड देन इससे क्या आउटकम आया हम ये भी पढ़ेंगे। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमने अभी इतना तो पढ़ा, अब हम आगे की चीज़ों को कल पढ़ेंगे, जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के टाइम फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ताकि वो भी ये वीडियोस देख के पढ़ सके। सो थैंक यू, बाय बाय।